नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद चीनी के निर्यात पर सब्सिडी का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी और इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा अगले साल फरवरी में होगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के प्रदर्शन की वजह से जैम लगने पर बवाल हो गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब ये लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध में सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया, जिसमें कई लोग फंस गए। लेकिन लोगों की परेशानी देखने के बाद भी टीएमसी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जैम नहीं हटाया, जिसके बाद जैम में फंसे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो प्रदर्शन कर रहे लोगों से भिड़ गए। लोगों का विरोध बढ़ा तो हंगामा कर रहा एक आदमी सड़क पर ही धरने पर बैठ गया, जिसके बाद जैम में फंसे कई लोग जबरदस्ती एक ठेले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे भी बहस करने लगे। कुछ लोगों ने बाइक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोग सड़क पर ही मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए ताकि गाड़ियों को आगे जाने से रोका जा सके। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर रिजल्ट जारी नहीं करने का आरोप लगाया। जब तक हम लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, हम लोग कैसे फिर से एडमिशन ले पाएंगे। काफी देर तक सड़क पर तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता बवाल करते रहे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि छात्र संगठनों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस में राजनीति करने की छूट है, लेकिन इसका क्या मतलब कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से परेशानी हो तो भी रास्ता जाम करके पूरे शहर को परेशान कर दिया जाए। कोरोना संकट की वजह से आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल बिगड़ा हुआ। कहीं परीक्षा नहीं हो रही, कहीं रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा, तो क्या पूरे देश में बवाल मचाने से सब ठीक हो जाएगा? वैसे भी आसनसोल की यूनिवर्सिटी 8 साल पहले ममता बनर्जी सरकार ने ही शुरू की थी। टीएमसी ही वहां अभी सत्ता में है और उसी का छात्र संगठन बवाल मचा रहा है। राजनीति करनी है तो करो, लेकिन आम लोगों को तो बख्श दो। रास्ता जाम करते समय एक बार तो सोचो कि कोई नौकरी के लिए जा रहा होगा, कोई दवाई के लिए जा रहा होगा, किसी के घर में कोई भूख से तड़प रहा होगा, उनका रास्ता रोककर क्या हासिल होगा? दिल्ली को यूपी के नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को कुछ किसानों ने अचानक जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान संगठन से जुड़े कुछ लोग डंडे लेकर आए और सड़क के बीचों बीच बैठ गए और कई दिनों से बेरोक टोक चल रहा ट्रैफिक अचानक ठप हो गया। पिछले कई दिन से किसान दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर सड़क के किनारे शामियाना लगाकर बैठे हैं, लेकिन ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं था। अचानक किसी बात पर नाराज किसान शामियाने से निकलकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए। किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, लाठी डंडे लेकर के सड़क को जाम कर दिया है। दिल्ली और नोएडा के बीच सबसे ज्यादा आना जाना इसी रोड से होता है, इसलिए कुछ ही पलों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। अचानक ही किसान सड़कों पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक बार फिर से यहाँ पर जो है जाम हो गया। हालांकि यूपी पुलिस के अफसरों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। सख्ती दिखाने के बजाय संयम से काम लिया गया और किसान नेताओं को समझा बुझाकर रास्ता खुलवा दिया गया। यहाँ के जो उनके नेतृत्व के लोग हैं उनसे बात की है और फिर उन लोगों ने बातों को समझा है। हालांकि रास्ता खुलने के बाद भी बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती रही। सौभाग्य की एक बात यह कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग शुरू हो गया। दिल्ली की सभी सीमाओं पर धरना दे रहे किसान संगठनों में ही कोई तालमेल नहीं है। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर चिल्ला गांव के पास धरना दे रहे किसानों से शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की। उसके बाद किसान संगठनों ने बॉर्डर खोलने की हामी भरी थी ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। उसके बाद किसान सड़क के किनारे ही शामियाने में धरना दे रहे थे, लेकिन अचानक 3 दिन बाद कुछ किसानों ने चिल्ला बॉर्डर के मेन रोड पर ट्रैक्टर अड़ा दिया, लाठी डंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ आम लोगों की दिक्कत बढ़ गई। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ ने बड़े अंतर से बाजी मार ली, लेकिन जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से झड़प हो गई। और ऐसा तब हुआ जब कोषिकोड में एक साथ बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लेफ्ट के कार्यकर्ता हाथों में लाल झंडे लेकर पहुंचे और बीजेपी समर्थकों के हाथों में कमल के फूल वाले झंडे दिखे, लेकिन झंडों को डंडों में बदलने में देर नहीं लगी। दोनों गुटों का सामना होते ही सड़क पर मारामारी शुरू हो गई। एक दूसरे पर कार्यकर्ता झंडों को डंडों की तरह चलाने लगे।
अचानक सड़क पर ट्रैफिक थम गया और लोग सियासी हिंसा का तमाशा देखने लगे। कभी लेफ्ट समर्थक हावी हो जाते तो कभी बीजेपी समर्थक लेफ्ट कार्यकर्ताओं को खदेड़ने लगते। कुछ ही देर में पुलिस वाले सड़क पर डंडे चलाने लगे। जीत का जश्न मना रहे दोनों पार्टियों के समर्थक अलग अलग दिशा में दौड़ते हुए दिखने लगे। दौड़ते हुए बीजेपी समर्थक वो ढोल भी सड़क पर ही छोड़ गए जिसे जश्न मनाने के लिए वो लेकर आए थे, लेकिन लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ढोल पर ही अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए जोश में दिखे क्योंकि पहली बार केरल के स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हुई। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का जश्न मनाने का मौका मिला। हाथ में कमल का फूल लेकर जीतने वाली उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी और बीजेपी के झंडे लहराते दिखने लगे। हालांकि बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सीटों की गिनती में एनडीए बड़े अंतर से तीसरे नंबर पर रही। इन चुनावों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में ग्राम पंचायत की 941 सीटों पर हुए चुनाव में सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ ने 514 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 377 पर जीत मिली और एनडीए ने 22 सीटें जीती। लेकिन एनडीए के पास इससे पहले केवल 14 सीटें ही थी, यानी उसे 8 सीटों का फायदा हुआ। ग्राम पंचायतों के अलावा 2 नगर पालिकाओं पर भी बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इससे पहले बीजेपी के पास केवल एक ही नगर पालिका थी, लेकिन यूडीएफ 45 और एलडीएफ 35 नगर पालिकाओं को जीतकर पहले और दूसरे नंबर पर रहे। 6 नगर निगमों में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के खाते में 3-3 निगम आए, जबकि कोच्चि नगर निगम की एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। हालांकि निगम पर बीजेपी कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार ने 1 वोट से हराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि केरल में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए वहां स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर थी। वहां परंपरागत तौर पर वामपंथी पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ में ही हर चुनाव में टक्कर होती रही। इस बार एनडीए ने केरल में पूरा जोर लगाया था। एनडीए कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं कर पाया, लेकिन ग्राम पंचायतों में उसे पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों का फायदा हुआ। केरल में सत्ताधारी एलडीएफ को ब्लॉक और जिला पंचायतों में बड़ी जीत मिली, जबकि नगर परिषदों में यूडीएफ का पलड़ा भारी दिखा। केरल के 6 नगर निगमों में एलडीएफ और यूडीएफ को 3-3 निगमों में जीत मिली। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए बर्फीले तूफान ने लाखों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। इस बर्फीले तूफान को अमेरिका में पिछले कई साल का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां करीब 5 करोड़ लोगों पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई। भारी बर्फबारी की वजह से ओक्लाहोमा के ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढके दिखाई दिए। सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। कई गाड़ियां तो हादसे का शिकार हो गई, जबकि कई बर्फ में ही फंस गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करते थे, हालांकि बाद में उन्हें एक दूसरी गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिशिगन में भी दिखाई दी। वहां तो लोगों के घर के सामने कई फीट बर्फ जमा दिखी। बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी नजर आई। कहीं कहीं तो बर्फबारी की वजह से दिखाई देना तक बंद हो गया। हालात खतरनाक होते देख कई हाईवे बंद कर दिए गए, जबकि कुछ जगहों पर तो ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। वहां मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई, जिसके बाद लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका का ओक्लाहोमा हर साल दिसंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी की मार झेलता है और जब भी वहां 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बर्फ गिरती है, तब वहां का मौसम विभाग बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर देता है। इस बार बीते 2 दिनों से ओक्लाहोमा में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो रही। कुछ इलाकों में 10 इंच तक बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। इसे ओक्लाहोमा में 19 साल का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान बताया जा रहा है। 2001 में वहां 2 दिन में 20 इंच बर्फबारी हुई। ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बंटवाने के आरोप पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। ओवैसी के इस बयान पर एक बार फिर टीएमसी ने उन पर हमला बोला। जो बांग्ला भाषी मुसलमान है वो ओवैसी का नाम नहीं जानता है, तो उससे असर क्या होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुबह से एडिलेड में टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। ये पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी गेंद से डे नाइट खेला जाएगा, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी। भारत ने एक दिन पहले ही अपने आखिरी 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें पृथ्वी शॉ और रिद्धिमान साहा को मौका मिला है, लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग की गई कि सभी धर्म के लोगों के लिए तलाक का आधार एक होना चाहिए। साथ ही तलाक के बाद मिलने वाले गुजारे भत्ते भी समान करने की मांग की गई। इस याचिका में यह भी दावा किया गया कि देश में अलग अलग धर्म के लिए तलाक के अलग अलग आधार हैं और उस हिसाब से गुजारा भत्ता भी अलग है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर जल्द जवाब देगी। रवीना टंडन का हिमाचल प्रदेश में बर्फ के बीच मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एम्स दिल्ली में नर्सों की यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये फैसला उनकी यूनियन और एम्स प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। इन नर्सों ने वेतन बढ़ाने और कोरोना काल में लगातार काम करवाने जैसे कई मुद्दे उठाए थे। सभी लोगों को अभी जाके ड्यूटी ज्वाइन करना है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने लोगों का जान से मारने की धमकी और सरेआम फायरिंग करने के आरोप में 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर इन तीनों का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में एक लड़का मकान के अंदर हवा में गोली चलाता दिखाई दिया, जबकि एक दूसरे वीडियो में वही लड़का फायरिंग से पहले रिवॉल्वर में गोलियां भरता दिखा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में इसका साथी पिस्तौल में गोली भरता नजर आया। इतना ही नहीं, हवा में गोलियां चलाने के बाद तीनों लड़के एक वीडियो में कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी देते दिखे। इस दौरान तीनों भद्दी भद्दी गालियां भी देते रहे। अनुज, बिन्नू, नीरज और अर्जुन चारों ने काटेंगे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। जो नामित तीनों अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। बाद में पुलिस ने इनके पास से फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद कर लिए। सौभाग्य की एक बात यह कि ऐसे गुंडे बदमाश हम लोग ही पैदा कर रहे हैं। अरे घर में 3 लड़के हाथ में पिस्तौल और कट्टा लेकर फायरिंग कर रहे थे तो घर के बाकी लोग कहां थे? बुलंदशहर में जिस कदर तीनों ने हवाई फायरिंग की और 4 लोगों का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं है कि घर वालों ने ही उनको शह दी, उनका मन बढ़ाया। खबर भी यही है कि हथियारों की नुमाइश करने वाले तीनों लड़कों का गांव के ही एक दूसरे गुट से पुराना झगड़ा, दूसरे गुट को धमकाने के लिए ही हवाई फायरिंग की गई थी। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का कोई ऐलान नहीं किया। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि विधायक पद से इस्तीफे के बाद जल्द ही फैसला हो जाएगा कि शुवेंदु कहां और किस तरह से बीजेपी में शामिल होंगे। खबर है कि बीजेपी का दामन थामने से पहले शुवेंदु अधिकारी सारी बातें तय कर लेना चाहते हैं और अपनी शर्तों के बारे में बात करने के लिए वो 1-2 दिन में दिल्ली जा सकते हैं। पता चला है कि शुवेंदु दिल्ली में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अमित शाह के साथ 19 दिसंबर को बंगाल लौटना चाहते हैं। इसके अलावा वो आला कमान से अपने समर्थकों को टिकट और अच्छे पद देने के बारे में भी बात कर सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का बंगाल की 40 से 45 सीटों पर अच्छा खासा असर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में 40 से 45 विधानसभा सीटों पर असर रखने वाले शुवेंदु अधिकारी जानते हैं कि एक बार बीजेपी का झंडा थाम लेने के बाद उनकी मोल भाव की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले ही वो अमित शाह से मिल करके खुद की और अपने समर्थकों की भूमिका के बारे में स्पष्ट बातचीत कर लेना चाहते हैं। वहीं शुवेंदु के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी ने इशारों में उन पर हमला किया और यह जताने की कोशिश की कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। যারা প্রথম থেকে তৃণমূলে আছে তারা কিন্তু আছে, একটা দুটো জোয়ারে আসে ফাটাই চলে যায়, ওতে কোনো যায় আসে না, কিন্তু যারা প্রথম দিন থেকে থাকে তারা কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত থাকে। তার কারণ ईरान और अमेरिका के बीच जंग के मंडराते खतरे के बीच ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल भी इस जंग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के खौफनाक इरादों की भनक मिलते ही इजराइल ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण अपनी ताकत दिखाई और ईरान समेत अपने सभी दुश्मनों को सीधी चेतावनी भी दे डाली। इस परीक्षण का इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करती नजर आईं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जमीन में मौजूद ठिकानों के अलावा समंदर में मौजूद एक जहाज में भी तैनात किया गया था। इस सिस्टम को परखने के लिए वहां एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गईं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को भी उड़ाया गया। लेकिन जैसे ही ये हमलावर विमान और मिसाइलें रडार पर नजर आईं, अलग अलग जगहों पर तैनात इंटरसेप्टर मिसाइलें अपने आप आसमान की तरफ बढ़ने लगी।
जल्द ही इन मिसाइलों ने हमलावर मिसाइल को आसमान में काफी ऊंचाई पर ही तबाह कर दिया। एरो नाम का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल और अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने साथ मिलकर बनाया है, जिसका सबसे बड़ा मकसद जंग की सूरत में ईरान या उसके सहयोगियों की तरफ से होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करना है। बात की एक बात है कि ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग तो कभी नहीं हुई, लेकिन पिछले 20 साल से दोनों देशों में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध जारी है। इजरायल का आरोप है कि उस पर हमला करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान ही उकसाता है। वहीं ईरान की सरकार इजरायल पर अपने वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप लगाती रही। ईरान के राष्ट्रपति ने वहां के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के लिए सीधे इजरायल की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया। ईरान में इन दिनों अमेरिका और उसके मित्र देशों से बदला लेने की आग धधक रही, क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में सबसे ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास ही हैं। ईरान की सेना की ताकत उसकी मिसाइलें हैं, इसलिए ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की आशंका इजरायल और अमेरिका को भी। उसी का जवाब देने के लिए इजरायल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को शिक्षा पर बहस की चुनौती दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी के मंत्रियों की उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों और दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर बहस की चुनौती स्वीकार कर ली। यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने दिल्ली के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी को शिक्षा पर बहस की चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूँ। मनीष सिसोदिया की चुनौती का जवाब देने बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सामने आई और उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर ही सवाल उठा दिए। मनीष सिसोदिया आए और मैं बहस करती हूँ दिल्ली के स्कूलों की हालत उनके साथ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन पिता बन गए। उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। भारी बर्फबारी की वजह से बंद श्रीनगर लेह हाईवे को 9 दिनों बाद खोल दिया गया। हालांकि अब भी कई जगह पर बर्फबारी से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ऐसे में सिर्फ सेना की गाड़ियों को इस हाईवे पर चलने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बल ने एलओसी के पार पाकिस्तान के 2 जवानों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का जवाब देते हुए भारत ने यह कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने मोतीनगर में एक कॉल सेंटर पर छापा मारा और ठगी के आरोप में 54 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि इस कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका में लोगों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनसे बिटकॉइन की मांग की जाती थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शहर में गुंडों और भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 1 महीने में 12 से ज्यादा बदमाशों के अवैध कब्जे गिराए जा चुके हैं। और इसी कड़ी में नगर निगम और पुलिस की टीम शहर के पवासा इलाके में पहुंची और वहां रोहित जुनवाल नाम के हिस्ट्री शीटर की 2 मंजिला इमारत को बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम की तरफ से उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम वहां खुदाई करने वाली मशीनों के साथ पहुंची और फिर उसके मकान को ढा दिया। जो तस्वीर सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीनें 2 मंजिला मकान की दीवारें तोड़ती नजर आई। थोड़ी देर बाद मकान खुद ही जमीन पर आ गिरा। इसके खिलाफ जहरीली शराब बेचना, हफ्ता वसूली, इस प्रकार के कुल 11 आपराधिक मामले पंजीबद्ध थे। करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने इस अवैध मकान को गिराने के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि बवाल होने पर हालात संभाले जा सके। सौबात की एक बात यह कि मध्य प्रदेश के शहरों में हिस्ट्री शीटर बदमाशों और भूमाफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में उज्जैन में 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध मकान तोड़े गए। अब तक वहां 1 दर्जन बदमाशों के अवैध कब्जे ध्वस्त किए जा चुके। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बदमाश उज्जैन के जिस इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे, उसी पवासा इलाके में पुलिस थाना किराए की इमारत में चल रहा है। पुलिस का दावा है कि दोनों बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हम लोग भी जानते हैं, लेकिन गुंडे बदमाश और पुलिस का आपसी मामला है, इसलिए कभी पूछते ही नहीं कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद ऐसे बदमाश जेल के बजाय सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मकानों में रहते कैसे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर धुंध और सर्दी की दोहरी मार पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाके के लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शीतलहर लोगों पर कहर ढा रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड का सितम बढ़ेगा और दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर यूं ही फैली रहेगी। धुंध की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। नौबत यह आ गई कि अक्षरधाम मंदिर भी मुश्किल से नजर आया। वहां आसपास के इलाकों को देखकर ऐसा लगा मानो बादल सड़क पर आ गए। इंडिया गेट से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां तो सुबह सुबह
कुछ देर के लिए इंडिया गेट दिखना ही बंद हो गया, जबकि कुछ जगहों पर धुंध की वजह से सूरज निकलने के बाद भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। सुरसुरी छूट जाती है सुबह सुबह जैसे निकलते के साथ ही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक हालात जस के तस रहेंगे। बस 3 दिन तक यही लगभग स्थिति बनी रहेगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी इस बात को पक्का कर दिया कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर पर धुंध छाई रहेगी। तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीरें जो सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जहां पर फॉग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अनुमान है कि कुछ इलाकों में दिन चढ़ने पर मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन उससे पारा नहीं चढ़ेगा क्योंकि शीतलहर चलती रहेगी, यानी कि ठंड कम नहीं होगी और लोग ठिठुरते रहेंगे। मौसम विभाग ने सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों को खास तौर पर सावधान रहने को कहा, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह की विजिबिलिटी बहुत कम होगी और सर्दी बढ़ेगी और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से परेशानी होगी। साथ ही पहाड़ों पर गिर रही बर्फ भी दिल्ली और आसपास के इलाकों का पारा गिराएगी। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अनुमान लगाया गया कि आने वाले दिनों में यह लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने तो यह भविष्यवाणी भी की है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। 100 बात की एक बात यह कि दिसंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हर साल इन दिनों कोहरे का कहर टूटता ही है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट हमको यह बताने के लिए जारी नहीं हुआ है कि ठंड और कोहरा बढ़ेगा। यह हमारे लिए चेतावनी है कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय ख्याल रखना है। वैसे भी हम लोग कोहरा ना हो तो भी अंधाधुंध रफ्तार में गाड़ी चलाकर हादसों को दावत देते रहते हैं। धुंध में कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल होगा। अलर्ट इसी बात का है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी। बताया गया कि सबसे पहले आग कागज और गत्ते के भरे एक गोदाम में भड़की, जो कुछ ही देर में आसपास की कई इमारतों में फैल गई और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वहां हर तरफ से कई फीट ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा। लपटें इमारतों की छतों को तोड़कर बाहर निकलने लगी। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग पर काबू पाने में जुटी दिखी। इन हालात से निपटने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दमकल कर्मी क्रेन पर चढ़कर ददकती लपटों के बीच पानी की बौछार करते नजर आए। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसे बुझाकर ही दम ली। 100 बात की एक बात यह कि ब्रिस्बेन में कबाड़ की रिसाइकलिंग करने वाली इस बड़ी कंपनी के प्लांट में आग लगी। वहां 900 वर्ग मीटर में बने इस गोदाम में गत्ते यानी कार्डबोर्ड और रद्दी कागज का ढेर लगा था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। कागज जलने की वजह से बहुत धुआं भी निकला। ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए दमकल कर्मियों ने कबाड़ रिसाइकलिंग प्लांट के आसपास की इमारतों को खाली करा लिया। साथ ही पूरे इलाके में लोगों के घर की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद करा दिए गए ताकि धुएं से दम न घुटे। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत तेज हो गई। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत तेज हो गई। वहां के आसनसोल के मेयर और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने एक सभा के दौरान पार्टी छोड़ने की बात कह दी। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी केंद्र से मिलने वाले फंड के मुद्दे पर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम से भिड़ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीति की वजह से फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ और अब उन्होंने टीएमसी को झटका देने का संकेत दे दिया। 2 मिनट समय लगবে ना, আমি ছেড়ে দেব। जिसके बाद फिरहाद हकीम ने बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कहते हुए जितेंद्र तिवारी के व्यवहार पर हैरानी जताई। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ जितेंद्र का क्या हुआ। मुंबई में सुबह से एसी लोकल ट्रेनों की फिर शुरुआत होगी। कोरोना खतरे की वजह से 10 महीने पहले इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी भी इन ट्रेनों में वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में इस महीने और जनवरी में सभी सरकारी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्य में कोरोना वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम पर कोई असर न पड़े। भारत के साथ होने वाले पहले टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ भी खेलते नजर आएंगे। वो एक दिन पहले पीठ दर्द की वजह से अभ्यास बीच में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनके खेलने पर सस्पेंस बन गया था, लेकिन अब उन्होंने फिर मैदान पर अभ्यास किया। पुणे में एक बेकाबू ट्रक ने 9 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से कुछ लोग घायल हो गए। हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर न्यूज 18 की टीम ने ऐसे कई किसानों से बात की जो पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों से न्यूज 18 ने उन कृषि सुधार कानूनों पर सवाल पूछे जिन्हें वापस करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है।
लेकिन बातचीत से ऐसा लगा कि ज्यादातर आंदोलनकारी उन कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते जिन्हें रद्द करवाने की मांग पर वो अड़े हैं। आमतौर पर मीडिया से बात करने की जिम्मेदारी किसानों के नेताओं की है, इसलिए हमारी टीम ने प्रदर्शनकारियों को भीड़ से अलग बुलाकर बात की। 3 बिल है जो वो रद्द करा के जाएंगे। 3 बिल कौन कौन से है, कुछ जानकारी है? जानकारी ऐसा नहीं कोई है। मालूम है कौन कौन से कानून रद्द करवाना है? नहीं, कानून है यही है कि हमको हमारे खेतों में ही मजदूर बनाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों को कानूनों की जानकारी भले न हो, लेकिन अपने नेताओं पर भरोसा पूरा है। आगे बस यही है कि जो भी किसान चाहते हैं उनके लिए वो करा जाए। अगर किसान ही नहीं होगा तो खाना नहीं होगा ना। कानून की खामियां पूछने पर एक प्रदर्शनकारी तो अखबार और टीवी देखने की नसीहत देने लगा। जो बातें आपके सामने मीडिया पे रोज बताई जा रही हैं, वहाँ से किसान भी बता रहे हैं, मीडिया पे भी लिखी आती हैं, आप अखबार में भी लिखा आता है। 21 दिन से सड़कों पर डटे किसानों को भरोसा है कि कानूनों में कुछ भी अच्छा नहीं है। कानून में क्या क्या है? कानून में सर सभी गलत है। हम तो कानून सभी रद्द करना चाहते हैं। जिन किसानों से हमने बात की, ये वो किसान हैं जो आंदोलन में दिखने वाली भीड़ का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें कभी बोलने का मौका नहीं मिलता। बात की बात है कि कृषि में सुधार के लिए नए कानून सरकार ने इसीलिए बनाए थे क्योंकि देश के ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं था कि एमएसपी क्या है, कितनी है, एपीएमसी एक्ट क्या है। 4 साल पहले नीति आयोग ने इस पर 94 पन्ने की रिपोर्ट जारी की थी, उसे पढ़ना तो दूर, ज्यादातर किसानों को यह भी नहीं पता कि कृषि सुधार कानूनों में क्या है। बिना जाने बूझे ही हम लोग राई का पहाड़ बना देते हैं और किसान आंदोलन में भी वही सब कुछ होता दिख रहा। जो किसान ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, उनके नेताओं को पता है। 21 दिन से धरना चल रहा, इतने दिन में अपने नेताओं का भाषण सुनकर भी उनको समझ में नहीं आया कि नए कानूनों में गलत क्या है। अब जब कानूनों के बारे में ही नहीं पता है तो फिर ऐसे किसानों को कोई कैसे समझा पाएगा कि सही और गलत क्या है। सरकार कह रही है एमएसपी न तो खत्म हुआ है न ही खत्म होगा, किसानों की जमीन कोई नहीं छीनेगा, इसकी गारंटी भी कृषि सुधार कानूनों में दी जाएगी। किसानों की और भी कई आशंका हो तो उसे भी दूर करने के लिए तैयार है सरकार। लेकिन हम सुने तब ना, हमने न तो कानूनों को पढ़ा, न समझा, न किसी से पूछा, बस हमारे नेता ने कह दिया इसलिए जिद ठान कर बैठ गए कि ये कानून काला कानून। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 के चमन की रिपोर्ट है कि इस गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए लखबीर सिंह नाम के आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान के एक ड्रग्स तस्कर के साथ बताया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि लखबीर सिंह पाकिस्तान में जिस तस्कर के संपर्क में था, वो तस्कर वहां के खालिस्तान समर्थक गुटों से जुड़ा हुआ और वो कई बार पाकिस्तान से भारत की सीमा में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश कर चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां 8 से 24 जनवरी के बीच स्कूलों, जिम और रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान किया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। और इसी बीच उनकी पुलिस वालों से झड़प होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होते नजर आए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस का छिड़काव किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में ज्यादातर छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े लोग शामिल हुए। वो सभी हाथों में झंडे लेकर राजधानी कीव के एक ऐतिहासिक चौराहे पर जमा हुए और कोरोना के नाम पर की जा रही सख्ती का जबरदस्त विरोध किया। पहले ये विरोध प्रदर्शन शांति से चलता रहा, लेकिन फिर वहां बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने दावा किया कि इस प्रदर्शन में उनके 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बात की बात यह कि यूक्रेन में कोरोना के मरीजों की संख्या 8.5 लाख पहुंच गई। करीब 3.25 लाख लोग अब भी महामारी की चपेट में। वहां कोरोना की नई लहर खतरनाक दिखी तो नवंबर में सरकार ने शनिवार और रविवार को रेस्टोरेंट, बार, थिएटर वगैरह गैर जरूरी सेवाओं को बंद करने का फैसला किया। उससे भी हालात नहीं सुधरे तो अब वहां जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया। यह पाबंदी भी अभी लागू नहीं हुई। वहां नए साल और क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई। पाबंदी 8 जनवरी से लागू होगी, जिसका वहां के कारोबारी और आम लोग विरोध कर रहे हैं। यह विरोध भी इतना हिंसक हुआ कि 40 पुलिस वाले झड़प में घायल हो गए। वैसे यूक्रेन की सरकार ने पाबंदी की वजह से परेशान कारोबारियों के लिए करीब $43 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 32 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक पैकेज घोषित कर दिया है, लेकिन वहां के जिम, रेस्टोरेंट और स्कूल संचालकों को यह भी मंजूर नहीं। फिल्म शकीला का ट्रेलर रिलीज हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी।
मुंबई में फिल्म और टीवी कलाकार सलमान जाफरी पर ठगी का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस की सूचना पर सलमान जाफरी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंडीगढ़, देहरादून और दूसरे शहरों में पुलिस वाला बनकर लोगों से ठगी करता था। कृषि सुधारों पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग शुरू हो गई। एक दिन पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया था, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। माननीय प्रधानमंत्री का ये बयान कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जो उन्होंने बलिदान दिया है उसकी खिल्ली उड़ाने के बराबर है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब देने बीजेपी नेता फिर सामने आए और कांग्रेस पर किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगा दिया। वो हर दिन जो है लोगों में भय और भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश करते रहे। देश के कई मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को ठंड से बचाने के लिए पुजारियों ने अनोखे तरीके अपनाए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कई शहर शीतलहर की लपेट में हैं। उनमें उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर भी है, जहां माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में देवी देवताओं को ठंड से बचाने का अनोखा इंतजाम किया गया। पुजारियों ने मंदिर में मौजूद लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्तियों से लेकर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी गर्म कपड़े पहना दिए। ठंड से बचाने के लिए उन्हें गर्म दूध और मेवे का भोग भी लगाया गया। रात को सुलाते समय चादर से ढकते हैं ताकि भगवान को ठंड ना लगे। कुछ ऐसे ही नजारा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी दिखाई दिया, जहां पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में हीटर रखते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के बगल में कंबल भी रखा गया ताकि उन्हें गर्मी का एहसास हो। सौभाग्य की एक बात यह कि आस्था और भक्ति में कोई हर्ज नहीं। पिछले कुछ साल से देश भर के मंदिरों में मौसम के हिसाब से देवी देवताओं की सुविधाओं का इंतजाम करने का चलन भी बढ़ गया। गर्मियों में कूलर, एसी लगा दिए जाते हैं। अब सर्दियों में हीटर और कंबल की व्यवस्था हो रही है। हालांकि भगवान शिव के मंदिर में हीटर थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उनको तो कैलाशपति कहा जाता है, जिनका धाम ही बर्फ से लदे कैलाश पर्वत पर है। हरियाणा के करनाल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े एक महिला की चेन खींचकर फरार हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपने घर के बाहर शहद खरीद रही थी। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचे, जिनमें एक शहद बेचने वाले के पास खड़ी महिला के बगल में जाकर खड़ा हो गया और मौका देखते ही उसने उस महिला के गले से सोने की चेन खींची और वहां से भाग गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद